नहीं, एज एन एक्टर तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला मुझे, जिसमें आप आपकी कोई और चॉइस नहीं थी। ऐसा नहीं कि बहुत डायलॉग बाजी है फिल्म के अंदर। इट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी इंटरनलाइज्ड अ लॉट। तो इस साइलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपने भी कहा फिल्म के अंदर। एंड वो बहुत कुछ चल रहा है उसमें, एक चीज़ नहीं है उसमें। मीरा का दुख भी है, उसकी टेंशन भी है, उसको अपनी पावर भी होल्ड करनी है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक टाइम पे कोई एक इमोशन प्ले कर नहीं है, सो इस वजह से मुझे लगता है कि वन ऑफ दोज वेरी होता है ना कि एक एक्टर को एक ऐसा चाहिए जहाँ पे वो अपनी 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 कला दिखा सके, अपना क्राफ्ट दिखा सके। आई थिंक ये दिस वाज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। तो एक बहुत ही अच्छा लगा ये काम मुझे मिला। सोशल मीडिया पर आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रेज मिल रहा है, जब अप्रिसिएशन लाउड रिएक्शन के बजाय सटल मूवमेंट्स के लिए मिलता है, तो वो एक्टर्स के लिए इमोशनली क्या मतलब रखता है? बहुत बड़ी वैलिडेशन है। मुझे लगता है कि अगर फिर भी लोगों को आपका काम पसंद आए, आपका पर्सोना, आपकी प्रेजेंस, आपकी हाउ डू यू से कि मतलब वो आपकी एक एक न्यूआंस को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर द राइटर ऑल्सो, जो स्मिता एंड डायरेक्शन की ऑब्वियसली। लेकिन जो स्मिता ने जो लिखा है, बिलीव मी, कि एक एक लाइन का, एक एक डायलॉग का, एक एक पॉज हम सब एक्टर्स ने फॉलो किया है। क्योंकि हनी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो राइटर्स को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हो, लेकिन जो लाइन है उसको इधर का उधर नहीं होने देते, क्योंकि हर लाइन की एक रिदम है। बहुत ही एग्जैक्टली हर चीज़ को लिखा गया है, क्योंकि एक थ्रिलर है, सो आप उसमें ज़्यादा खेल नहीं सकते हो, क्या। आप हमेशा कहती हैं कि आप प्रोसेस ड्रिवन परफॉर्मेंस में बिलीव करती हैं, तो इस फिल्म का रिस्पॉन्स ने क्या ये बिलीव और स्ट्रॉन्ग किया है, या कभी कभी इमोशंस वही होते हैं जो बोले नहीं जाते? सी प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द रिदम दैट द डायरेक्टर वांट्स फ्रॉम द एक्टर। क्योंकि वो ही एक डायरेक्टर ही हैं जो समझते हैं कि ये क्या टोन या क्या मीटर वो पकड़ना चाहते हैं। तो स्पेशली थ्रिलर में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पकड़ें, उनकी रिदम के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक सीन को बहुत तरह से कर सकती हूँ, ओवर परफॉर्म कर सकती हूँ, लेकिन आई रिमेंबर हमेशा हनी मुझे बोलते थे नहीं, और रिस्ट्रेन, और रोक के, और मतलब होल्ड बैक, होल्ड बैक, होल्ड बैक। क्योंकि वो उनका नैरेटिव है, उनका नरेशन स्टाइल है, और वो पेस है फिल्म की। तो या मतलब आई ओनली फॉलोड जो मुझे हनी ने कहा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी से लेकर रात अकेली है, आपके कैरेक्टर्स एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिग्नेचर रहा है। मीरा बंसल के केस में आपको क्यों लगा कि इस जर्नी को अभी क्यों लगा कि उसकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है क्योंकि अभी और बहुत काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स यू वेट फॉर अप्रिसिएशन। कुछ एक्टर्स को थोड़ा देर में लाइफ में अप्रिसिएशन मिलता है, और सही काम आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब आता है, जब लोग देखते हैं आपकी रेंज एंड आप कितनी अलग अलग तरह के किरदार निभा सकते हैं, सो दैट्स अ ग्रेट टाइम। एंड मैं वेट कर रही हूँ और अच्छा काम करने के लिए। तो नो, जर्नी हैज़ नॉट स्टॉप्ड। 2025 आपके करियर के लिए एक डिफाइनिंग ईयर रहा है। हाउसफुल 5, परिक्रमा और रात अकेली है। ये तीन बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड्स है, तो एक एक्टर के लिए ट्रांजिशन मेंटली और क्रिएटिवली कितना चैलेंजिंग होता है? सी चैलेंजिंग तब होता है जब आपको सपोर्ट ना मिले डायरेक्टर्स से, मेकर्स से। लेकिन अगर उनसे आप करेक्ट लोगों के साथ आप जुड़े हैं, आपको अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, तो आई थिंक देन इज़ फन। फिर तो मज़ा आता है काम करने में। एंड या मतलब फिर चांस लेने में मज़ा आता है। परिक्रमा की बात की जाए तो एक आर्ट हाउस जैसी फिल्म थी। हाउसफुल 5 एक लार्ज स्केल कमर्शियल एंटरटेनर थी। या इस बीच शिफ्ट करते वक्त, और ये रात अकेली भी अलग थ्रिलर जॉनर थी, तो इस शिफ्ट करते वक्त आप अपने पर्सनल इमोशनल प्रेप को कैसे रीसेट करती हैं? आई डोंट नो कैसे करते हैं। आई थिंक वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप एक सेट पे पहुंचते हैं। वो डायरेक्टर का जो थॉट है, जैसा गौतम घोष सोचते हैं, या जैसा तरुण मनसुखानी सोचते हैं, जैसा हनी त्रहान सोचते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के फिल्म मेकर्स हैं।
बट दैट इज़ द एक्साइटिंग पार्ट कि सडनली एक बहुत ही अलग माइंड आपसे बात कर रहा है, एक बहुत ही अलग सेटअप. सो आई तो इन्जॉय कि यहाँ से स्किप करके आप कुछ और एग्जैक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट करें कुछ, यू नो. सो मुझे तो मज़ा आता है ऑनेस्टली टू स्विच लाइक दैट. या इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री ऑफन एक्टर्स को लेबल कर देती है कि ये चीज़ यहाँ ये चीज़ ये जॉनर के लिए अच्छे करता है, तो इसको यही जॉनर के लोग पसंद करते हैं. वी हैव टू चेंज द परसेप्शन. आई थिंक वो मुश्किल चीज़ है करना. उसको आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम आप अलग अलग काम पकड़ते हैं तब आप परसेप्शन चेंज कर पाते हैं. टेक्स टाइम. लेकिन ये बहुत करेक्ट है कि बहुत जल्दी आपको एक तरह से बॉक्स कर दिया जाता है कि आप इस तरह की फिल्में कर सकती हैं. सो या उसको चेंज करने के लिए यू होप कि कोई एक फिल्म मेकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और आपको कोई पार्ट ऑफर करे. या बैटल ऑफ गलवान पे आप अपने मोस्ट इमोशनली डिमांडिंग प्रोजेक्ट में से एक कह रही हैं, तो ऐसे रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज को पोर्ट्रे करते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर, आई मीन डेफिनेटली है ऑफ कोर्स. एंड जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पे रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक मतलब एक आर्टिस्टिक फ्लाइट पे नहीं जा सकते कि मैं ये ट्राई करती हूँ वो ट्राई करती हूँ. कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो रियलिज्म, वो बहुत आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, वो बहुत ज़रूरी है. सो या आई ट्राई टू डू दैट. सलमान खान के साथ गलवान जैसे ग्राउंडेड और इंटेंस सब्जेक्ट पर काम करना, ये कोलैबोरेशन आपके लिए क्रिएटिवली क्या नए डायमेंशन खोलती है? एब्सोल्युटली. मतलब कमर्शियली आई थिंक इस सबसे बड़ी ऑडियंस शायद मेरे काम को मिलेगी जो सलमान के साथ काम करके, बिकॉज ही सच अ ह्यूज स्टार. एंड द गुड थिंग इज़ कि वो कमर्शियल है, फिल्म बहुत कमर्शियल है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है. सो क्रिएटिवली भी देयर इज़ अ ह्यूज सेटिस्फैक्शन मेरे लिए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स हैं. एंड इट्स I mean, how do I say, मसाला फिल्म नहीं है, it's an important film, you know, well, right amount of मसाला क्योंकि सलमान है, so yes. 2026 को भी एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. क्या आप मानती हैं कि आप अपने करियर के उस फेज में हैं जहां चॉइसेस ज़्यादा इंस्टिंक्टिव है और पर्सनल हो गई है? नहीं, आई थिंक चॉइसेस हमेशा इंस्टिंक्टिव ही होती हैं, और ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि अब मेरी चॉइसेस थोड़ी सी और हाउ डू यू से इन्फॉर्म्ड होंगी. मुझे नहीं लगता कि अब मैं इतनी इंस्टिंक्टिवली काम करूँगी. ऑफ कोर्स इंस्टिंक्टिवली काम करूँगी, बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप ज़्यादा फोकस नहीं है काम पे, या आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं है ऑफ योर चॉइसेस. मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई प्रॉब्ली बी अ लॉट मोर इन्फॉर्म्ड, आई विल बी अ लिटिल बिट मोर फोकस्ड, नॉट लिटिल, आई थिंक अ लॉट मोर फोकस्ड. या वॉर फिल्म आ रही हैं, बॉर्डर 2 है 21 से, और फिर गलवान. आपको लगता है इतनी ज़्यादा वॉर बेस्ड फिल्म ऑडियंस के लिए मोनोटोनस हो सकती है? सी, एक अच्छी फिल्म होती है. आई मीन यू कांट से कि अरे अब बहुत रोमांस देख लिया, वी डोंट वांट टू सी एनी मोर. आई डोंट थिंक सो. हर कहानी बहुत ही अलग होती है. सो या मुझे लगता है कि अगर किरदार और जो कहानी है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है और रियल है, इट विल वर्क. आप चाहे एक के बाद एक फिल्म, मतलब मैं बहुत बड़ा एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि सूरमा एक मेरी फिल्म थी जो मैंने प्रोड्यूस करी थी, वो अज़हर और धोनी के बिल्कुल बाद आई थी, एंड बैक टू बैक, एंड स्टिल डिड वेल. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अच्छा स्पोर्ट्स बायोपिक्स इतनी आ रही हैं, बट जब कहानी अच्छी होती है ना, वो इट कनेक्ट्स, एंड आपको नहीं पता कि वो क्यों कनेक्ट हो रही है, पर एक कुछ बहुत रियल होता है वहाँ पे जो ऑडियंसेस की, यू नो, इट कनेक्ट्स विद देम, एंड दैट वर्क्स. या क्या आपको लगता है इंडियन सिनेमा के मामले में मतलब कमिंग ऑफ एज हो चुका है और हॉलीवुड की तरह लार्ज स्केल वॉर फिल्म बनाने का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है? एब्सोल्युटली. टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें, यू नो, VFX एंड एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग यू टेल स्टोरीज जो कि बहुत मुश्किल थी पहले कहनी, और प्रोडक्शन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे. लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग उनसे उनकी जितनी अच्छी कहानी कह रहे हैं, मुझे लगता है धुरंधर इज़ सच अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फिल्म विच इज़ as good as anything in the world right now. आप एक मीडिया फ्रेंडली पर्सन मानी जाती हैं, तो लेकिन जब आप पब्लिक स्पेसेस में होती हैं तब आपको सबसे ज़्यादा क्या बॉदर करता है? पब्लिक स्पेसेस में सबसे ज़्यादा बॉदर ऐसा तो कुछ नहीं करता है. मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मेरे को ऐसे बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सो आई कांट से कि मुझे क्या बॉदर. कभी कभी ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ हैं, कुछ हैं लोग चाहते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ ले लें, या आपके बेटे के साथ आपकी फ़ोटोज़ ले लें, वो थोड़ा सा मुझे प्राइवेसी, आई डोंट लाइक इट. लेकिन
आई मीन अगर आप एक्टर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत ही हॉरेंडस कुछ एक्सपीरियंस रहा है. काफ़ी रिस्पेक्टफुल, आई हैव हैड वेरी डिसेंट एक्सपीरियंसेस. फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ग्रुप और पावर प्ले के बारे में जानी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में स्टार किड्स के ग्रोइंग नंबर्स के साथ ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय काफ़ी डेमोक्रेटिक है. पहले ज़्यादा होता था, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं था या ज़्यादा लिखा नहीं जाता था इसके बारे में. कुछ ही स्टूडियोज़ थे जो कि कंट्रोल करते थे. दे हैड नाउ आई थिंक OTT के आने से, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स की वजह से काफ़ी डेमोक्रेटिक हो गया है इंडस्ट्री. सबको कहीं ना कहीं काम है, लाइक एवरीबडी इज़ वर्किंग. सो ऐसा नहीं मुझे लगता कि अब कोई बहुत मोनोपोली है या कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल. आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है. मैम, आपसे मतलब ये सवाल बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि आप फिल्में भी कर चुकी हैं, आप वेब शोज़ भी कर चुकी हैं, तो एक पैटर्न फिटिंग दिख रही है. क्राइम शोज, कोर्ट रूम ड्रामाज, वही थीम बार बार. तो आपके हिसाब से वेब कंटेंट को री इन्वेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? जब तक अच्छी राइटिंग होगी, जब आप कितने भी थ्रिलर्स देख लो, कितने भी रोमांटिक फिल्म्स देख लो, एज लॉन्ग एज द राइटिंग इज़ गुड एंड इज़ डिटेल्ड, मुझे लगता है कि वो काम करेगा. दैट्स द ओनली थिंग. एक गुड राइटिंग का कोई फटीक नहीं हो सकता. या सोशल मीडिया नैरेटिव और ट्रोलिंग का आप पर पर्सनली प्रोफेशनली क्या असर पड़ता है? ऑनेस्टली एक डिफरेंस है. एक होते हैं ट्रोल्स और एक होते हैं जो फीडबैक देते हैं अपने काम का. तो आई थिंक हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि हर एक नेगेटिव कमेंट या हर एक क्रिटिकल फीडबैक ट्रोलिंग होती है. ट्रोल्स अलग होते हैं. सो मुझे क्रिटिकल फीडबैक आई टेक, और मुझे चाहे बुरा भी लगे, लेकिन मुझे पता है कि ये ट्रोल नहीं है. आई थिंक वो डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. एंड एक बार आपको पता है कि ये ट्रोल है एंड ये एब्सोल्यूट इलॉजिकल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई मीन दैट डजंट अफेक्ट मी. आज के पॉइंट पर जब आप अपनी जर्नी को देखती हैं, तो क्या आपको लगता है चैलेंजेस ने आपको सिर्फ स्ट्रॉन्गर एक्टर ही नहीं बल्कि ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान भी बनाया है? ओह एब्सोल्युटली. बहुत ही हम्बलिंग, लाइफ हम्बल्स यू जो कहते हैं ना, वो बहुत सच्ची बात है. आपको एक्सपीरियंस और लाइफ जितना हम्बल कर सकती है, मुझे आई डोंट नो, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड, बट वही एक चीज़ है. एंड देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो कुछ ऊपर जाता है वो वापस नीचे आता है. देयर इज़ नो वे दैट यू कैन स्टे अप देयर फॉर एवर. सो लाइफ शुड बी अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही आपका वजूद आपकी काम की वजह से. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए. और भी बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में. लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप 2025 को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा और क्यों? द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माई लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. या लास्टिंग फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका? ओह वाओ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि stay positive, stay excited more than anything else and keep working. और क्या आने वाला है, गलवान इज़ द फर्स्ट रिलीज़. उसके बाद होपफुली एक कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसकी आई मीन आई विल टॉक अबाउट इट सून, एंड आई होपफुली विल एंड अप प्रोड्यूसिंग अ फिल्म. एक बायोपिक है जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ. तो इंशाल्लाह दैट शुड सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर दिस ईयर, आई मीन कमिंग ईयर. लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज? फैंस प्लीज़ गो वॉच रात अकेली है द बंसल मर्डर्स नेटफ्लिक्स पर. और आप मेरे काम को ऐसे सपोर्ट करते रहें. दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई विल वर्क हार्डर टू एंटरटेन यू. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर.